दोस्तों नमस्कार। उम्मीद कर रहा हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया चैप्टर का आज हमारा 3rd एपिसोड है। लास्ट एपिसोड में हम एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कर रहे थे। हमने कुछ थ्योरम्स को डेवलप किया और कुछ प्रॉब्लम्स की हेल्प से उन थ्योरम को अप्लाई करना सीखा। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन गई होगी। आज हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। जैसा कि मैंने आपको बताया था, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। जो थ्योरम्स आपने एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए डेवलप की थी, वही थ्योरम मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करेंगे। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हमें करना होगा, एक दो पॉइंट्स हमें एक्स्ट्रा ऐड करने होंगे उन थ्योरम्स में, उनको हम समझेंगे। अगर मैं फिजिकल मीनिंग की बात करूं तो दोनों का फिजिकल मीनिंग डिफरेंट है। एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेंडिंग को रेजिस्ट करता है, जबकि मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंगुलर एक्सेलरेशन को रेजिस्ट करता है। जितना ज्यादा मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उतना कम एंगुलर एक्सेलरेशन आपको देखने को मिलेगी अगर आप रिजिड बॉडी के ऊपर टॉर्क अप्लाई कर रहे हो तो। उस चीज को हम आगे चल के समझेंगे कि कैसे हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन को रेजिस्ट करती है मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वो आगे चल के एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी हम ऑब्जर्व करेंगे और उसके बाद हम इसको जब रोटेशनल मोशन हमारा स्टार्ट होगा तो उसमें हम टॉर्क एंड मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया की रिलेशन को जरा समझेंगे। तो आज का जो एपिसोड है इसमें हम कैलकुलेशन पे ध्यान देंगे कि कैसे हम मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और ये आपके सिलेबस में है भाई। अगर आईआईटी जेईई के सिलेबस की बात करूं तो आईआईटी जेईई के सिलेबस में इसको इंक्लूड किया गया है, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा। सोचिए मेरे पास कोई रिजिड बॉडी है और उस रिजिड बॉडी के ऊपर मल्टीपल फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, एंड बिकॉज ऑफ दोज फोर्सेस एक टॉर्क इस रिजिड बॉडी को मिल गया है और उस टॉर्क की वजह से ये रिजिड बॉडी एक एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है। ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है। हमें इसका मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, इस एक्सिस के अबाउट क्या होगा। तो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए आप एक काम कीजिए, यहां पे इसका एक स्मॉल मास कंसीडर कर लीजिए, एक कुछ छोटा सा हिस्सा कंसीडर कीजिए। उस छोटे से हिस्से का अपना एक मास होगा, जिस मास को मैं dm लिख देता हूं, और इस dm की इस एक्सिस जिसके अबाउट आपको मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, उस एक्सिस से कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी r। तो यहां से अगर मैं इसका मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूं अबाउट दिस एक्सिस, देन इट विल बी इंटीग्रेशन r² dm। ये हमारे पास मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। तो अगर आप ध्यान से देखें, ये बिल्कुल एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया की तरह ही है। यहां पे बस dA की जगह पे dm हो गया है। ठीक है, अच्छा एक बात और जरा देखिए, इसको अगर मैं फर्दर मॉडिफाई करूं तो मैं कह सकता हूं कि जो मास होगा, जो स्मॉल मास होगा, उसको लिखने के लिए मैं लिख सकता हूं मास डेंसिटी इनटू dV। ये रो क्या है? ये है मेरे पास मास डेंसिटी, मास डेंसिटी, और dV क्या है? dV है इसका स्मॉल वॉल्यूम। ठीक है, तो अगर मैं इस dm को यहां पे रिप्लेस करूंगा तो बन जाएगा इंटीग्रेशन r² रो dV। ये हमारे पास आ गया मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर मैं रो को यूनिफॉर्म मान लूं, मतलब मास डेंसिटी को पूरे रीजन में, जिस रीजन में रिजिड बॉडी एग्जिस्ट कर रही है, उस रीजन में अगर मैं इसको यूनिफॉर्म मान लूं, कांस्टेंट मान लूं, तो ये बाहर आ जाएगा। तो एक तरह से ये बन जाएगा रो r² dV। तो इस तरह से आप मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट कर सकते हो। तो चलिए इसको जरा हम अप्लाई करते हैं डिफरेंट प्रॉब्लम्स पे। ठीक है, तो मैं इस तरफ एक दो प्रॉब्लम ले लेता हूं, जरा देखते हैं कि कैसे इस कंसेप्ट को हम अप्लाई करते हैं मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करने के लिए। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं एक डिस्क की। तो अगर आप आइडियल सिचुएशन देखें तो आइडियल सिचुएशन में जो डिस्क होती है उसकी थिकनेस 0 होती है। मतलब अगर मैं आपको एक डिस्क दिखाऊं तो ये डिस्क जो है ना, बस ऐसे होती है, बस। ठीक है, इस तरह की डिस्क होती है। अगर टॉप व्यू देखोगे तो आपको ऐसा नजर आएगा। इसकी जो थिकनेस है वो नेग्लिजिबल होती है। मतलब डिस्क एक 2D स्ट्रक्चर होता है। डिस्क जो होता है वो 2D स्ट्रक्चर होता है। लेकिन अगर मैं सिर्फ 2D स्ट्रक्चर की बात करूंगा तो आप मास को नहीं डिफाइन कर सकते हो 2D स्ट्रक्चर में, क्योंकि मास डिफाइन करने के लिए वॉल्यूम होना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि मास एक वॉल्यूमेट्रिक क्वांटिटी होती है, तो मास को डिफाइन करने के लिए वॉल्यूम होना बहुत जरूरी है। किसी भी सरफेस का मास नहीं होता है, ठीक है ना, क्योंकि उसकी थिकनेस नेग्लिजिबल होती है।
तो ऑब्वियसली मुझे अगर डिस्क का मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो मुझे अज्यूम करना होगा इसकी कुछ थिकनेस। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, यहां पे एक थिकनेस और अज्यूम कर लेते हैं। हालांकि थिकनेस को बहुत कम रखना पड़ेगा, ठीक है। ये जो थिकनेस है ये हमारी बहुत कम होनी चाहिए, खासकर इसकी रेडियस के कंपैरिजन में, ठीक है। तो T इज मच मच लेस देन R, तब हम इसको एक नॉन आइडियल डिस्क बोल सकते हैं, सिमिलर टू डिस्क आप बोल सकते हो इसको, ठीक है। तो आप समझिए कि डिस्क में मतलब आइडियल केस में डिस्क क्या होती है, और यहां पे जो हम डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो हम कैसे निकाल रहे हैं, ठीक है। दोनों में फर्क है भाई, ठीक है। तो यहां पे हमें कुछ थिकनेस लेना पड़ेगा, क्योंकि थिकनेस लेते ही इसके पास अपना एक वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम आ गया तो मास भी आ जाएगा, क्योंकि इसकी अपनी एक मास डेंसिटी भी होगी। अगर आपको याद हो पहले जो पहला हमारा एपिसोड था मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, उसमें हमने एक व्हाइट कलर की डिस्क ली थी, तो उसमें मैंने एक स्पेशल लाइन लिखी थी कि नोट एग्जैक्टली डिस्क। अब ये नोट एग्जैक्टली डिस्क क्यों लिखा था, क्योंकि वहां पे जो हमने डिस्क का इस्तेमाल, जिसको हम डिस्क बोल रहे थे, वो एक्चुअल में आइडियल केस में डिस्क नहीं है, क्योंकि उसके पास अपनी एक थिकनेस भी है। डिस्क जबकि 2D क्वांटिटी, 2D स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। तो खैर यहां पे हमने क्या ले लिया, इसकी एक थिकनेस ले ली है T, इसकी रेडियस है R। हमें इसकी जो सेंट्रल एक्सिस है इसके अबाउट मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, ठीक है। आपकी तरफ जो एक्सिस है उसको x मान लो, इधर की तरफ y और इधर z मान लो। तो z एक्सिस के अबाउट हमें क्या करना है, इसका मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो एक काम कीजिए, सबसे पहले तो इसको आप जो आप ऐसे देख रहे हो उसको आप ऊपर से देखो। तो जब आप टॉप व्यू से देखोगे तो आपको एक सर्कल ऐसे सर्कुलर ऐसे नजर आएगा, थिकनेस नजर नहीं आएगी जब आप टॉप से देखोगे तो। और ये इसका सेंटर है, और जो सेंट्रल एक्सिस है वो आपकी तरफ है। जो सेंट्रल एक्सिस है उसके अबाउट हमें मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हमें काम करते हैं, इसका एक स्मॉल हिस्सा ले लेते हैं और उस स्मॉल हिस्से का मास निकालते हैं। ये हमारे पास स्मॉल हिस्सा है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि इसकी ये वाला जो बाहर की तरफ जो ये है मेरा dr, और ये जो आर्क लेंथ है ये है r d थीटा, ठीक है भाई। इसको हम d थीटा ले लेते हैं, स्मॉल एंगल जो बना रहा है सेंटर पे, इसको d थीटा ले लेते हैं। तो इसका जो स्मॉल एरिया बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा r dr d थीटा। ये हमारे पास स्मॉल एरिया हो गया। बट हमें स्मॉल एरिया नहीं चाहिए, हम एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं, हम तो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हमें तो वॉल्यूम चाहिए, dv। तो स्मॉल वॉल्यूम जो निकल के आएगा वो क्या आएगा, जो भी इसका एरिया है इनटू दिस थिकनेस कर दो आप, ठीक है। तो ये बन जाएगा rt dr d थीटा। इस तरह से हमने स्मॉल वॉल्यूम कैलकुलेट कर लिया है। और फिर हम स्मॉल मास कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, रो dv करके। तो इसको आप रो से मल्टीप्लाई कर दीजिए, रो rt dr d थीटा। इस तरह से हमने स्मॉल मास कैलकुलेट कर लिया। अगर मैं इसके टोटल मास की बात करूं तो टोटल मास क्या होगा बताओ जरा, इसकी मास डेंसिटी इनटू इसका टोटल वॉल्यूम, और टोटल वॉल्यूम क्या बनेगा, पाई r स्क्वायर, तो इसका सरफेस एरिया होगा इनटू दिस थिकनेस t। ये इसका टोटल मास बनेगा भाई, ठीक है। इसका जो dm है उसके लिए रो इंटू dv कर दिया हमने, ठीक है। आई होप आपको समझ आया। अब चलिए, अब इसका मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। देन इट कम्स आउट टू बी इंटीग्रेशन, ये जो स्मॉल वॉल्यूम आपने लिया ना, ये कितने डिस्टेंस पे है, ये r डिस्टेंस पे है यहां से, ठीक है। r डिस्टेंस पे हल्का सा बाहर आए तो dr लेंथ आपने ली ना, तो r डिस्टेंस पे है। तो परपेंडिकुलर लेंथ इस एक्सिस से जो आपके पास जो स्मॉल हिस्सा है यहाँ पे, उसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो स्मॉल r हो गई है, ठीक है। तो आप ये लिखोगे r स्क्वायर dm, और dm की वैल्यू हमारे पास ये है। तो मैं रो को बाहर ले लेता हूं भाई, और t को भी बाहर ले लेता हूं, ठीक है। रो और t मेरे पास बाहर आ गया, अंदर r dr d थीटा रह गया। dm क्या, dm लिखना है मुझे यहाँ पे, तो dm में से रो एंड t को मैंने बाहर लिख लिया। r dr d थीटा करोगे तो r क्यूब हो जाएगा यहाँ पे, r क्यूब dr d थीटा। इसका मतलब इंटीग्रेशन ना सिर्फ r के रेस्पेक्ट में होगा, इंटीग्रेशन थीटा के रेस्पेक्ट में भी होगा, डबल इंटीग्रेशन होगा यहाँ पे, ठीक है। r की वैल्यू 0 से लेके कैपिटल R तक चेंज हो रही है, और थीटा जो है वो 0 से लेके 2 पाई तक चेंज हो रहा है पूरे में। थीटा जो है वो सोचे यहां से हमने थीटा को मेजर करना शुरू किया है, तो यहां से पूरा जो है 2 पाई कवर करना होगा आपको, ठीक है ना। इस तरह से आपको सोल्व करना होगा। तो जरा देखिए, इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी रो इंटू टी r टू दी पावर 4/4, एक तो ये टर्म आ गई, और d थीटा को जब इंटीग्रेट करोगे तो सीधा सीधा 2 पाई आ जाएगा, ठीक है। d थीटा को इंटीग्रेट करोगे तो थीटा ही आएगा, और फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो सीधा सीधा 2 पाई आ जाएगा, और जब r के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो r कैपिटल R टू दी पावर 4/4 आ जाएगा, ठीक है। यहां से मेरे पास ये कट गया,
ठीक है, तो ये बन गया रो टी पाई r टू दी पावर 4 को मैं ऐसे लिख देता हूं, एक r स्क्वायर अलग कर देता हूं और एक r स्क्वायर अलग कर देता हूं, किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए भाई, एंड डिवाइड बाई 2। सही है जी, एक बार जरा देख लो, ये जो वैल्यू है अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये तो टोटल मास है, ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूं कैपिटल M r स्क्वायर बाई 2। इस तरह से आप जो है एक डिस्क का, जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर है डिस्क के, एग्जैक्टली डिस्क नहीं है क्योंकि एग्जैक्टली डिस्क का मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो ही नहीं सकता क्योंकि उसके पास मास ही नहीं है। एग्जैक्ट डिस्क की जो थिकनेस होती है वो 0 होती है, वो 2D स्ट्रक्चर होता है डिस्क। तो हमें मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए 3D मानना पड़ेगा, उसको थिकनेस कुछ प्रोवाइड करनी होगी। तो अगर मैं थोड़ी बहुत थिकनेस उसको दे दूं और उसके मास को m बोल दूं तो उसका मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो ये निकल के आएगा m r स्क्वायर बाई 2। ठीक है, आई होप आपको समझ आया। चलिए अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं और इसी को मैं एक स्टेप और आगे बढ़ाता हूं, जरा देखिए, जरा देखिएगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई मेरे पास एक सिलेंडर है, ठीक है, एक इस तरह का सिलेंडर है, तो ये देखा जाए तो ये डिस्क का ही पार्ट है, बट सिलेंडर में थिकनेस अच्छी खासी होती है, मतलब ये इसको मैं h हाइट बोल देता हूं, इसको थिकनेस नहीं बोलते हैं। हमारे पास इसकी हाइट है h, ठीक है, और इसकी रेडियस है r, कैपिटल R, में इसकी रेडियस ले लेता हूं। और इसकी जो सेंट्रल एक्सिस है, ये वाली जो z एक्सिस में दिखा रहा हूं, इसके अबाउट हमें इसका मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे इसका? देखो, इसके 2-3 तरीके हैं, उनसे आप कैलकुलेट कर सकते हो। आप जो है इसमें एक स्मॉल डिस्क निकाल लो, डिस्क का हमें मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी अभी हमने कैलकुलेट किया है, और उसके बाद जो है फिर आप उसको इंटीग्रेट करके टोटल मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हो। या फिर एक तरीका और है, आपको अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम आते हैं तो आप कोऑर्डिनेट सिस्टम का इस्तेमाल कीजिए। कोऑर्डिनेट सिस्टम जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है वेक्टर कैलकुलस को जरूर पढ़ ले, क्योंकि वहां पे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने पढ़ाए हुए हैं, उनको हम अच्छा खासा यूज करेंगे इस चैप्टर में, इसलिए उनको अच्छे से पढ़ लीजिए भाई, ठीक है ना। तो जरा देखिए दोस्तों, मैं कैसे इसको करने वाला हूं। इसके मल्टीपल वे हैं वैसे, तो आप एक काम कीजिए, यहां पे एक स्मॉल वॉल्यूम ले लीजिए, ठीक है, यहां पे एक स्मॉल वॉल्यूम ले लीजिए, ठीक है जी, ये हमने एक स्मॉल वॉल्यूम ले लिया है और इसकी मास डेंसिटी मैं रो मान रहा हूं, और यहां से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसकी, उसको मैं आर ले रहा हूं, ठीक है। तो अगर मैं इसका स्मॉल वॉल्यूम देखूं तो स्मॉल वॉल्यूम क्या होता है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में? वो होता है आर डी आर डी थीटा डी जेड, ये होता है दोस्तों। जेड ये वाली एक्सिस है भाई, ये मेरी जेड एक्सिस मान रहा हूं, ठीक है। तो इस तरह से इसका स्मॉल वॉल्यूम होता है। अब ये पता नहीं आपको कितने को पता है या नहीं पता है, तो आपको एक बार लेक्चर पे रिविजिट करना होगा, जो वेक्टर कैलकुलस वाले हैं उनको जरूर देखिए। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी भी सिलेंडर का अगर हमें स्मॉल मास लिखना हो, तो स्मॉल वॉल्यूम लिखना हो, तो इस तरह से आप लिख सकते हो। अब अगर इसका स्मॉल मास मुझे कैलकुलेट करना है तो कुछ नहीं करना, इसको मास डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देना है, रो आर डी आर डी थीटा डी जेड। अब ये ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं भाई, ध्यान रखिए, इसको मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। ये मेरे पास डीएम आ गया है। अब आप बताइए, मास डेंसिटी को हम यूनिफॉर्म मान रहे हैं। अब मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या निकल के आएगा? इंटीग्रेशन आर स्क्वायर डीएम, तो ये बन जाएगा आर क्यूब, रो मेरे पास बाहर आ जाएगा और ये बन जाएगा डी आर डी थीटा डी जेड। और यहां पे ट्रिपल इंटीग्रल आएंगे भाई, क्योंकि आर के रेस्पेक्ट में भी आएगा, थीटा के रेस्पेक्ट में भी और जेड के रेस्पेक्ट में भी, ठीक है। तो अब जरा देखो, आई की वैल्यू क्या आएगी? रो इंटू, अगर मैं इसको थीटा के रेस्पेक्ट में करूंगा तो थीटा तो पूरा आपको 2 पाई घूमना होगा, ठीक है। तो यहां से 2 पाई आ गया, ठीक है। फिर आ जाइए जेड, जेड मतलब हाइट, हाइट कहां पे है? 0 से लेके h तक है, तो जब आप z के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो h आ जाएगा। फिर r के रेस्पेक्ट में करोगे तो r टू दी पावर 4/4 आएगा, और r की जो लिमिट है वो 0 से लेके कैपिटल R तक है, तो कैपिटल R टू दी पावर 4/4, ठीक है। ये 2 से ये 2 कट गया, तो कितना बन गया बताओ जरा? रो इंटू पाई आर स्क्वायर h, ये मैं अलग कर देता हूं, और एक आर स्क्वायर और आ जाएगा यहां पे, ठीक है, एंड डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। सही है भाई। अब आप ध्यान से देखिए, पाई आर स्क्वायर h क्या होता है? ये तो वॉल्यूम होता है इसका, टोटल वॉल्यूम ये है, और मास डेंसिटी मेरी यूनिफॉर्म है रो के बराबर, तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कैपिटल M आ जाएगा, ये पूरे का टोटल मास आ जाएगा m r स्क्वायर बाई 2।
इसका मतलब अगर मैं कोई इस तरह की सिलेंड्रिकल शेप ले लूं तो भी मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही आएगा, और आना भी वही चाहिए था, क्योंकि जो आपने डिस्क ली थी उसको आपने थिकनेस प्रोवाइड कर दी थी ना, टी थिकनेस, हालांकि टी मच लेस देन थी आर से, बट कोई बात नहीं, वो एक 3D में अगर आप देखोगे तो एक वो सिलेंड्रिकल शेप ले ली है आपने, उस डिस्क को आपने सिलेंडरी बना दिया है, हालांकि उसकी थिकनेस बहुत नेग्लिजिबल थी, तो अप्रोक्सीमेटली डिस्क बन रही थी। लेकिन आप ध्यान से देखिए, आंसर जो है ना इसका भी वही है और उसका भी वही है, होना भी यही चाहिए, क्योंकि वो भी एक सिलेंडरी बन गया था थिकनेस लेने से, ये भी एक सिलेंडरी है, यहां पे बस थिकनेस थोड़ी ज्यादा है, ठीक है। लेकिन ये तो कहीं पिक्चर में आई ही नहीं, ना पिछले में आई ना यहां पे आई, वो तो वॉल्यूम में कवर होगी ना, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आया कि mr²/2 जो है वो आपको इसका मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखने को मिलेगा। चलिए अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं, ठीक है, एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं और आगे कुछ और कंसेप्ट को देखते हैं, ठीक है। जरा देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई मेरे पास एक सिचुएशन है जिसमें ऐसे कुछ हमारे पास जो है एक डिस्क है जिसमें से हमने ये चीज इतने हिस्से को निकाल दिया है, ठीक है, ये हिस्सा हमने निकाल दिया है, ये है R1 और ये है R2, ये टॉप व्यू देख रहे हो भाई। असल में अगर आपको दिखाऊं तो इस तरह का है, ठीक है, और इनकी अपनी एक थिकनेस भी है, ठीक है ना, अपनी एक थिकनेस भी है भाई, इनकी थिकनेस है T, मास डेंसिटी है यूनिफॉर्म, ठीक है भाई। तो अगर मैं इसके टोटल मास की बात करूंगा तो टोटल मास क्या आएगा बताओ जरा, इसका टोटल वॉल्यूम जरा देख लो, तो टोटल वॉल्यूम बनेगा πr², बाहर की रेडियस R2 है ना, πr² इंटू टी, ये माइनस कर दो πr1² इंटू टी, ये इसका टोटल वॉल्यूम हो गया, इनटू क्या कर दो मास डेंसिटी रो, तो यहां पे बन जाएगा पाई टी रो R2² माइनस R1²। इस तरह से आप जो है मास को कैलकुलेट कर सकते हो, इसका पूरे का टोटल मास आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें जो सेंट्रल एक्सिस है इसकी, उसके अबाउट इसका मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करें भाई, उसके लिए अगेन हम वही चीज अप्लाई करेंगे, लेकिन एक दिक्कत यहां पे ये है, अंदर वाला हिस्सा गायब है, ध्यान रखना। तो इसको मैं दो तरह से कर सकता हूं, दो तरह से कैसे, एक तो सुपरपोजिशन की हेल्प से और एक जो स्मॉल हमने मास लिया है उसकी हेल्प से। जरा देखिए कैसे, सबसे पहले वो स्मॉल मास वाला कंसेप्ट लगाते हैं। अगर मैं यहां से कुछ r डिस्टेंस पे आ जाऊं और यहां पे कुछ स्मॉल एरिया की बात करूं, तो स्मॉल एरिया आएगा ये वाला, ये बनेगा r, ये dr है और ये r d थीटा है, तो r d थीटा इंटू dr, ये इसका स्मॉल एरिया हो गया। और अगर मैं थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हमारे पास स्मॉल वॉल्यूम आ जाएगा इस हिस्से का, मतलब r परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने यहां पे एक स्मॉल वॉल्यूम ले लिया है, ठीक है। तो अगर मैं dm की बात करूंगा तो dm बनेगा रो dv, ठीक है, तो बन जाएगा रो इंटू टी इंटू r dr d थीटा। इस तरह से आप dm को कैलकुलेट कर सकते हो, स्मॉल मास को कैलकुलेट कर सकते हो। अब बताइए मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या निकल के आएगा, कम्स आउट टू बी रो टी r dr d थीटा, और इसको r² से मल्टीप्लाई करोगे तो r³ हो जाएगा ये, ठीक है। और इंटीग्रेशन थीटा के रेस्पेक्ट में भी होगा और r के रेस्पेक्ट में भी होगा। r कहां से कहां तक चेंज हो रहा है बताओ, इस बार r1 से r2, और थीटा कहां से कहां तक चेंज हो रहा है, 0 से लेके 2π, सही है, पूरा 2π घूम रहे हो ना, और रेडियस इस बार इनर से आउटर तक जा रहे हो आप, ठीक है ना। तो अब जरा देखिए क्या बन गया, ये बन गया रो इंटू टी बाहर आ गया, थीटा को जब आप करोगे तो 2π बाहर आ जाएगा, और यहां पे r⁴/4 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो 4 तो बाहर आ गया, अंदर आएगा r2⁴ माइनस r1⁴, ठीक है भाई। इस तरह से आप जो है मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करोगे। अब यहां से फर्दर अगर मैं चलूं तो मैं बोलूंगा रो इंटू πt/2, अब यहां पे जरा देखिए ये बन गया r2² माइनस r1² इंटू r2² प्लस r1², सही बात है जी, इस तरह से लिख सकते हो। अब इस चीज पे फोकस कीजिए, ये क्या चीज है, खास करके 2 को छोड़ दो, 2 को छोड़ने के बाद ये न्यूमरेटर वाला हिस्सा है ना, इसको देखो रो πt इंटू दिस, तो इसको तो मैं कैपिटल M लिख देता हूं, तो मेरे पास ये बन गया m इंटू या m/2 इंटू r2² प्लस r1²। एक बार जरा देख लीजिए भाई, ठीक है। एंड मैंने एक गड़बड़ और कर दी मेरे ख्याल से, ठीक है, जरा चेक करो भाई, 4 है ना, पाई
आई थिंक ठीक है। एक बार मैं जरा चेक कर लेता हूं। पाई आर स्क्वायर इंटू टी हमारे पास इसका हो गया, तो ये वॉल्यूम आ गया। ये ठीक है भाई, जरा देखो, मेरे हिसाब से ठीक है। अब जरा देखिए, तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, इस तरह से हमने मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दिया। और आप इसे वेरीफाई भी कर सकते हो। अगर मैं R1 की वैल्यू को 0 कर दूंगा तो वापस डिस्क की बन जाएगी ये। R1 को 0 करके देखो, वापस वही फॉर्मूला निकल के आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसको भी आप ध्यान रखिएगा कि कैसे हम यहां पे मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं अबाउट दिस सेंट्रल एक्सिस। ये जो सेंट्रल एक्सिस है इसके अबाउट अगर हमें मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जरा देखिए, मैं इसको रब कर रहा हूं भाई। ठीक है, इसी चीज को एक और तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे जरा देखिए। इसके लिए आप सुपरपोजिशन का सहारा लीजिए। आप एक काम कीजिए, एक ले लीजिए ये वाली बड़ी डिस्क, ठीक है, जिसकी रेडियस है R2, तो इसका बनेगा, और इसका टोटल मास है m। ठीक है, इसका टोटल मास क्या होगा, रो इंटू पाई R2 स्क्वायर इंटू टी। ये इसका बन जाएगा m2, इसको m2 बोल देते हैं, ठीक है ना। तो इसका बन जाएगा 1/2 m2 इंटू R2 स्क्वायर। ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा पूरे का। इसमें मैंने कोई अलग से कुछ नहीं निकाल रखा, पूरे को। अब मैंने क्या किया, R1 रेडियस की एक और डिस्क ले ली, थिकनेस वही है t, तो इसका जो मास बनेगा m1, टोटल मास, इट कम्स आउट टू बी रो इंटू पाई R1 स्क्वायर इंटू टी। सही है भाई, ये बन जाएगा। और इसका जो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो आएगा 1/2 m1 इंटू R1 स्क्वायर। सही है जी। अब मुझे एक बात बताओ, हमें तो ये हटाना है ना इसके अंदर से, ये खाली करना है, अंदर से होलो है ये, तो इसका मतलब है मुझे इसमें से ये माइनस करना होगा। दोनों का सेंटर एक ही पॉइंट पे है, तो सेंट्रल एक्सिस जो है वो दोनों की कंबाइन कर दो, एक ही जगह पे ले आओ, कॉमन बना दो उसको, तो इसमें से सीधा सीधा ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप माइनस करोगे तो क्या फाइनली रिजल्ट आएगा, वो आएगा 1/2 m2 R2 स्क्वायर माइनस 1/2 m1 R1 स्क्वायर। ठीक है, और m2 की वैल्यू ये है और m1 की वैल्यू ये है। जब आप पुट करोगे तो अल्टीमेटली आप इसी रिजल्ट पे आ जाओगे। यहां से फिर आप ऐसे कर सकते हो। सही है, मुझे उम्मीद है आपको समझ आया कि किस तरह से आप सुपरपोजिशन का सहारा भी ले सकते हो। अगर आपको ये होलो बनानी है अंदर, तो आपको कुछ नहीं करना, इतने हिस्से को अलग कर लो बस, और उसका मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दो। ऐसे ही आप पूरे का जो है उसका भी मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दो, उसमें से माइनस कर दो ये चीज। ठीक है, इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला देखिए। अब हम बात करेंगे एक हुप की। ठीक है, तो हमने एक डिस्क की बात की है, और फिर डिस्क के भी हमने 2-3 अलग अलग चीजें देखी, फिर हमने सिलेंडर को देखा। ठीक है, अब हम बात करते हैं हुप की। अगर मैं किसी भी हुप की बात करूं तो हुप जरा देखिए क्या होता है। हुप जो है वो कुछ इस तरह का होता है, मतलब उसकी थिकनेस बहुत नेग्लिजिबल होती है। अगर मैं टॉप व्यू दिखाऊं तो आपको ऐसा नजर आएगा, ये इसकी इनर रेडियस है और ये इसके आउटर रेडियस है, बट दोनों में जो गैप है ना वो बहुत ही कम है। इस गैप को मैं टी बोल देता हूं। जब आप इसको एक्चुअल में मतलब साइड व्यू से देखते हो तो आपको ऐसा नजर आता है, ये हुप होता है। ठीक है, आपने पहले एपिसोड में देखा भी होगा एक हुप। इसकी थिकनेस बहुत नेग्लिजिबल है कंपेयर टू इट्स रेडियस। ठीक है ना, तो अगर मुझे इसका मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। अब यहां पे हम फंस गए हैं, जरा देखिए कैसे। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई यहां पे मैं एक डीएम हिस्सा ले रहा हूं, ठीक है, तो पहली बात तो डीएम की वैल्यू क्या आएगी, डीएम की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे। आप बोलोगे सर इसका वॉल्यूम निकाल दो। अब हमें इनर रेडियस एंड आउटर रेडियस जो है या तो वो पता हो तो आप निकाल पाओगे, बट मैंने बताया कि हुप जो होता है उसका तो थिकनेस ही बहुत नेग्लिजिबल होती है, तो डीएम निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वैसे मैं आपको बता दूं निकालोगे कैसे। यहां से आप आर डिस्टेंस पे एक ले लो, आर डी आर एंड डी थीटा, ये बन गया ना। डी आर तो बाहर की तरफ हो गया और ये आर्क लेंथ जो है ये आर डी थीटा बन गई है। ठीक है, और फिर इसको टी से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हमारा डीवी हो गया। बट एक प्रॉब्लम है इसमें, इसको मैं रो से मल्टीप्लाई करूंगा, रो डीवी, तो इसकी वैल्यू आएगी रो इंटू टी इंटू आर डी आर डी थीटा, ये बनेगा। और फिर आपको क्या करना होगा, इसको आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके इसको इंटीग्रेट करना होगा, तब जाके मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा। लेकिन लिमिट क्या डालोगे, लिमिट में इसकी इनर रेडियस और आउटर रेडियस ऑलमोस्ट बराबर ही है, थोड़ा सा ही गैप है, तो यहां पे हम फंस जाएंगे फिर इसको पूरी तरह से सोल्व करने के लिए। तो एक काम कर सकते हैं हम,
ऐसी सिचुएशन में आप इसी को डीएम मान लो ना यार, क्या दिक्कत है, इस हिस्से को डीएम मान लो। और ये कितने डिस्टेंस पे है, ये कैपिटल आर डिस्टेंस पे है। मैं मान रहा हूं कि इनर रेडियस और आउटर रेडियस ऑलमोस्ट सेम ही है, तो इसको मैं डीएम मान लेता हूं और इसको आर मान लेता हूं। तो इसको मैं अगर मैं लिखूंगा तो इसका मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा आर स्क्वायर डीएम, और इसको इंटीग्रेट कर दूंगा। अब अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो आर स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, और डीएम को जब आप इंटीग्रेट करोगे तो पूरा मास एम, कैपिटल एम आ जाएगा। तो ये जो है ये इस हुप का मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। वैसे आप जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो है ये इसी का सबसेट है जो हमने डिस्क माना था ना, क्योंकि डिस्क को भी तो हमने ऐसे लिया था। अभी पिछला ही जो हमने सोल्व किया था उसमें हमने इनर रेडियस R1 ली थी, आउटर रेडियस R2 ली थी, और इसकी अपनी एक थिकनेस भी थी, ठीक है। तो अगर आप इनर रेडियस को इस आउटर रेडियस के नियर अबाउट ही कर देते हो, ऑलमोस्ट एग्जैक्ट कर देते हो, एग्जैक्टली इक्वल, तो ये हुप ही तो बन जाएगा। सही बात है। और इस केस में हमारे पास ये फॉर्मूला डिराइव हुआ था, इनर रेडियस थी R1, अगर मैं R1 को R2 के बराबर ही कर दूंगा तो ये 2 वाला फैक्टर कट जाएगा और mr2 स्क्वायर बच जाएगा सीधा सीधा, या mr स्क्वायर सीधा इस तरह से बोल सकते हो आप, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ आया कि किस तरह से हम मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे एक हुप का। अब एक स्टेप और आगे चलते हैं, और हम बात करते हैं एक रोड की, ठीक है। अगर मैं रोड की बात करूं तो जरा देखिए, मेरे पास एक रोड है इस तरह की, इसको आप ऐसे सिलेंड्रिकल रोड ले लो, इसकी रेडियस बहुत छोटी है कंपेयर टू इट्स लेंथ, ठीक है, और इसकी मास डेंसिटी है रो। हमें इसका मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है अबाउट इट्स सेंट्रल एक्सिस। ये जो एक्सिस है इसके अबाउट अगर मुझे मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए आप क्या करोगे, यहां पे इसका एक स्मॉल हिस्सा ले लो आप, ठीक है। कैसे लोगे स्मॉल हिस्सा? यहां से मैं कुछ x डिस्टेंस पे आ जाता हूं और इसकी जो विड्थ है ना ये dx ले लेता हूं, ठीक है। अच्छा, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो a है भाई। तो अगर मैं इसका dv निकालूंगा इस हिस्से का, तो dv क्या बनेगा? dv इज इक्वल टू a तो क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया और dx इसकी बाहर की तरफ लेंथ होगी, ये बन गया dv, स्मॉल वॉल्यूम। तो स्मॉल मास क्या निकल के आएगा? वो आएगा रो इंटू dv, इट कम्स आउट टू बी रो इंटू a इंटू dx। इस तरह से आप इसका स्मॉल मास कैलकुलेट कर सकते हो, डीएम कैलकुलेट कर सकते हो इसका। अब हमें इसका इस एक्सिस के अबाउट मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा x स्क्वायर इंटू डीएम विच इज रो a dx, और मैं x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूंगा -L/2 से लेके L/2 तक। तो अब जरा देखिए, यहां से जो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा उसमें रो और a तो मेरे पास बाहर आ जाएगा, x³/3 आएगा, तो 3 मैं बाहर ले लेता हूं। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो L³/8 प्लस L³/8 और आ जाएगा, ठीक है। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो रो a L³/12, ठीक है। अब यहां से a इंटू एल करोगे तो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा, तो रो इंटू a इंटू एल को अलग कर दो और एल स्क्वायर को अलग कर दो, डिवाइड बाई 12 कर दो। तो रो इंटू a इंटू एल क्या हो गया बताओ जरा? ये इसका टोटल मास हो गया, तो बन गया mL²/12। सही है जी। mL²/12 जो है वो इसका इस सेंट्रल एक्सिस के अबाउट मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। अब अगला सवाल ये है कि अगर मुझे इस एक्सिस के अबाउट ना निकाल के यहां पे निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? इसके अबाउट अगर मुझे निकालना हो इसका, अगर मैं इसके अबाउट इसको रोटेट कर रहा हूं तो फिर मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी होगी। इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो है L/2, ये जो डिस्टेंस है वो है L/2। तो अब आप बताओ पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है? इस एक्सिस जो इसके जो सेंट्रोइड से पास हो रही है, ठीक है, या यहां पे मुझे सेंटर ऑफ मास बोलना चाहिए, तो जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है उसके अबाउट जो है मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा ये है। हमें इसके अबाउट चाहिए, तो अब क्या निकालोगे बताओ जरा? mL²/12 प्लस क्या कर दो, इसका टोटल मास है m, और यहां से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन दोनों पैरेलल एक्सिस में है वो है L/2, तो L/2 का स्क्वायर कर दो। तो ये देखिए, ये बनेगा mL²/12 प्लस mL²/4। तो यहां पे आपका 12 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 4mL², सो इट कम्स आउट टू बी mL²/3। ये हमारे पास मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा अबाउट दिस एक्सिस। तो आप देखिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम जो आपने एरिया में पढ़ी थी, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, वही जो है वो हमारी यहां पे भी यूज हुई है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इन
एक और नई सिचुएशन पे चलते हैं, जरा देखिएगा, एक और नई सिचुएशन पे चलते हैं। और वो जो नई सिचुएशन है वो कुछ इस तरह की है कि इमेजिन कीजिए हमारे पास एक रोड है ऐसी, और ये हमारे पास एक एक्सिस है, इस रोड का मास है m0, ठीक है। हमने क्या किया, हमने इसके ऊपर एक और यहां पे एक ऐसे डिस्क सी चढ़ा दी है, ठीक है, बिल्कुल पतली सी है डिस्क। इसकी थिकनेस को मैं नेग्लिजिबल ले लेता हूं, या चलो नेग्लिजिबल ना भी लो, ठीक है। हमने कुछ इस तरह का एक तरह से, चलो नेग्लिजिबल ही ले लो, थोड़ा आसान रहेगा आपके लिए, ठीक है। यहां पे एक स्मॉल m0 का हमने एक और डिस्क इसके ऊपर लगा दी है। ये जो डिस्टेंस है ये है मान लीजिए r, और ये जो डिस्टेंस है ये है l, ठीक है। इस एक्सिस के अबाउट हमें मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो जरा देखिए, अगर मैं इसकी बात करूं, इस रोड की बात करूं, तो मैं बोलूंगा कि ये बन जाएगा m0 l²/3। ये तो इस रोड का हो गया अबाउट दिस एक्सिस, ठीक है। बट अब इसका कैसे निकालें, जो इसके ऊपर हमने एक रिंग सी चढ़ा रखी है, इसके ऊपर अगर हमने एक रिंग चढ़ा रखी है तो उसका कैसे निकालें। अब अगर इसकी थिकनेस ज्यादा हुई तो दिक्कत हो जाएगी। अगर ये इस तरह की शेप हुई, जरा देखिए मैं आपको दिखाता हूं, ये मान लीजिए इस तरह की शेप है ये, इसको अगर मैं थोड़ा जूम करके दिखाऊं तो आपको ये ऐसी देखने को मिलेगी, क्योंकि इसके अंदर से रोड गई है ना, इस तरह की शेप है। तो हमें क्या करना है, हमें इस एक्सिस के अबाउट इसका मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। इसका अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो है ये सेंट्रल एक्सिस है, जो इसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, वो ये वाली एक्सिस है। अगर हमें इसके अबाउट इसका मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल जाए, जो भी होगा, चलो मैं इसको I0 लिख देता हूं, ठीक है। फिलहाल हमें पता नहीं है कि इसके अबाउट क्या होगा, हम नहीं जानते हैं, ठीक है। अच्छा, यहां पे आप बोलोगे सर हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा दें या कोई और थ्योरम अगर आप सोच रहे हो तो लगेगी नहीं। क्यों? क्योंकि जो आपकी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है ना, वो केवल 2D स्ट्रक्चर पे लग सकती है, वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। बट फिलहाल जरा समझिए कि मान लीजिए हमने इस एक्सिस के अबाउट इसका मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दिया I0, तो ये कितनी डिस्टेंस पे है, ये है हमारी r डिस्टेंस पे, ठीक है, ये r डिस्टेंस पे यहां से। तो इसका मतलब इस एक्सिस के अबाउट क्या हो जाएगा, इस एक्सिस के अबाउट हो जाएगा I0 प्लस स्मॉल m0 इंटू r²। ये मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा अबाउट दिस एक्सिस। तो ये जो m0 है ना, इसका जो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो आएगा I0 प्लस m0 r², ठीक है। I0 क्या है, जो इसका सेंटर ऑफ मास है, इस पूरी रिंग नुमा जो शेप है, इसका जो इसकी जो सेंटर ऑफ मास जो होगा उससे जो एक्सिस पास हो रही है इसके परपेंडिकुलर, ध्यान से देखिए, ये जो रोड है ना वो ऐसे गई है, इस रोड के परपेंडिकुलर जो है उसमें से जो ये एक्सिस जो है इसके अबाउट जो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो है I0। तो अगर ये I0 अगर पता चल जाए तो इसके अबाउट हम निकाल सकते हैं, और उसके बाद हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम से ये लिख सकते हैं, ये हमारे पास क्या होगा, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा अबाउट दिस एक्सिस। जितना आप इसको दूर लेके जाओगे ना, इस रिंग को जितना आप दूर लेके जाओगे उतना ये वाला फैक्टर ज्यादा आएगा और उतना मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा अबाउट दिस एक्सिस, ठीक है। अबाउट दिस एक्सिस में मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, जितना ये रिंग दूर अवे जाएगी उतना इसका मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो बढ़ जाएगा। लेकिन सवाल यहां पे ये उठता है कि ये जो रिंग नुमा शेप है, इसका इस एक्सिस के अबाउट मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा। अगर आपको याद हो, हमने एक डिस्क ली थी इस तरह की, जिसकी इनर रेडियस थी और आउटर रेडियस थी। अगर मैं इस डिस्क की बात करूं तो इस डिस्क में जो सेंट्रल एक्सिस है, उस सेंट्रल एक्सिस के अबाउट हमें मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है। कैसे, क्या पता है बताओ। इसका टोटल मास मान लीजिए m0 है, तो m0/2, आउटर रेडियस मान लीजिए r2 है, तो r2 का स्क्वायर प्लस r1 का स्क्वायर, यही था भाई, अभी हमने कैलकुलेट किया था। ये तो इस एक्सिस के अबाउट था ना। अगर मुझे इस एक्सिस के, इसके परपेंडिकुलर जो इसके सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली जो एक्सिस है, उस एक्सिस के अबाउट अगर बताना हो तो कैसे बताएंगे। क्या हम यहां पे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं। मैं आपको याद दिलाता हूं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या थी। सोचिए, अगर मैं टॉप व्यू देखूं किसी डिस्क का, वो इस तरह का है। ये एक्सिस है एक्स एक्सिस, ये एक्सिस है वाई एक्सिस, और आपकी तरफ जो एक्सिस है वो मान लीजिए जेड एक्सिस है, ठीक है।
अब अगर मुझे Ix पता है और मुझे अगर Iy भी पता है, तो दोनों को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, Iz आ जाएगा। ठीक है, ये थी हमारी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ध्यान से देखो, जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ये दोनों यहां पे क्रॉस कर रही हैं और यहां पे आपकी आएगी जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस जो है वो दोनों एक्सिस के परपेंडिकुलर हैं और दोनों आपस में भी परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, हमें जेड एक्सिस के अबाउट मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर कैलकुलेट करना है तो ये हम लगा सकते हैं, इसको हम बोलेंगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। बट ये केवल 2D के लिए एप्लीकेबल है, ये केवल 2D के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन जो हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो 2D नहीं है। ध्यान से देखिए, हम करते क्या थे सर, ये डिस्क जो है, अगर मैं इस डिस्क की बात करूं तो इस डिस्क का जो सेंट्रल एक्सिस है जेड एक्सिस, उसके अबाउट मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, mr²/2। लेकिन अगर मैं आपसे पूछ लूं बताओ Ix क्या आएगा, तो Ix और Iy दोनों बराबर होंगे यहां पे, क्योंकि चाहे एक्स एक्सिस के अबाउट देखो चाहे वाई एक्सिस के अबाउट देखो, सिमेट्री गई है, तो Ix और Iy यहां पे इस पर्टिकुलर केस में बराबर होंगे। तो यहां पे अगर मैं Ix और Iy की वैल्यू पुट कर दूं तो Iz, यहां Iy की जगह Ix रख दो ना भाई, तो 2Ix हो जाएगा और Ix निकालोगे तो Iz/2 हो जाएगा। तो इसका मतलब Ix की वैल्यू आनी चाहिए mr²/4 और वही मेरा Iy भी होगा। लेकिन ये तभी है जब आप इस डिस्क की थिकनेस को नेग्लिजिबल ले लो, मतलब इसको 2D अगर आप अज्यूम कर लो तो तभी आप ऐसा कर सकते हो, तभी आप परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा सकते हो, अदरवाइज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम नहीं लगेगी। ठीक है, 3D स्ट्रक्चर में परपेंडिकुलर एक्सिस नहीं लगती है। अब यहां पे देखो, यहां पे तो अच्छा खासा 3D है यार, ये तो 3D स्ट्रक्चर है, इसकी थिकनेस नेग्लिजिबल नहीं है। यहां पे देखो ये थिकनेस नेग्लिजिबल नहीं है, तो यहां पे आप ये नहीं कह सकते हो कि ये जो सेंट्रल एक्सिस के अबाउट हमने मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला उसका हाफ हाफ कर दो, ये जो बीच वाली जो एक्सिस है ना, कौन सी एक्सिस, ये वाली जो एक्सिस है सेंट्रल एक्सिस, तो यहां पे ये होगी ना, जिसको आप यहां पे ऐसे दिखा रहे हो, वही एक्सिस यहां पे ये है। हमें तो इस एक्सिस के अबाउट चाहिए, तो यहां पे आप परपेंडिकुलर एक्सिस नहीं लगा पाओगे। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन अपने दिमाग से निकालिए। कुछ लोग ये सोचेंगे भाई इस एक्सिस के अबाउट पता है तो इस एक्सिस के अबाउट हम निकाल लेंगे। ठीक है, ये तो सेंट्रल एक्सिस होगी और एक एक्सिस एक्स होगी और एक इधर आपकी वाई एक्सिस होगी। ठीक है, अगर मैं इसको एक्स बोल दूं और इसको वाई बोल दूं और इसको अगर मैं जेड बोल दूं, तो ये जो है ये तो हमारा आई जेड हो गया। तो अब हम यहाँ पे आई एक्स एंड आई वाई निकाल सकते हैं। वो तभी निकाल सकते हो जब आपकी थिकनेस बहुत नेग्लिजिबल हो, तब आपको इसको हाफ हाफ कर देना है। ठीक है, तो अगर तो आप यहां पे थिकनेस नेग्लिजिबल लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आई नोट निकाल रहे हो आप, उसमें इसको बाई 2 और कर दो, मतलब 1/4 हो जाएगा। ठीक है ना, और उस तरह से आई नोट की वैल्यू पुट कर लो। अदरवाइज इस एक्सिस के अबाउट आपको निकालना ही होगा, अलग से इंटीग्रेशन से आपको सोल्व करना होगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया कि कैसे हम यहां पे मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है उसको हम देखेंगे। और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बड़ी इंपॉर्टेंट है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम में कोई दिक्कत नहीं है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम केवल 2D पे अप्लाई होती है, ये चीज आपको ध्यान देनी है। ठीक है, एनीवे, जब हम अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात करेंगे तो हम इसी चीज को एक एक्सपेरिमेंट से देखेंगे कि कैसे हम इसको डिस्टेंस को दूर भेजते हैं तो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाता है, और अगर नजदीक रखते हैं तो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता है, और कैसे मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशन को रेजिस्ट करता है, रोटेशनल एक्सेलरेशन को रेजिस्ट करता है। ठीक है, उस चीज को हम समझेंगे। कई बार मैं रोटेशनल एक्सेलरेशन को रोटेशन बोल देता हूं, तो आप समझ जाना कि रोटेशन का मतलब मेरा वहां पे रोटेशनल एक्सेलरेशन है या एंगुलर एक्सेलरेशन है। ठीक है ना, आई होप आपको समझ आया। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम कुछ और शेप्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम स्फीयर को भी इंट्रोड्यूस करेंगे और इसकी भी बात करेंगे थोड़ी सी कि इसका मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट हम कैसे निकालें। बट मैंने आपको बता दिया कि आप परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यहां पे नहीं लगा सकते हो। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम केवल 2D स्ट्रक्चर में ही अप्लाई होती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू।